हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर की एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, है ना। मतलब इंग्लिश ग्रामर जहाँ से शुरू होता है एकदम इनिशियल से, एकदम ज़ीरो से शुरुआत करेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि वैसे बच्चे जो ग्रामर को अच्छे से नहीं जानते हैं या ग्रामर की नॉलेज उनके पास अच्छी नहीं है, तो उनको भी ये वीडियो काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगा और उनको चीज़ें हैं ना एकदम इनिशियल से शुरुआत से समझ में आएंगी, है ना। मैं इस वाले सेशन को लाइव लेकर आने वाला था 7:30 बजे से, लेकिन बच्चे जुड़े नहीं, तो फिर मैंने सोचा इसको रिकॉर्डेड वीडियो ही बना के इसे डाल दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जो कि फर्स्ट चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर का, है ना। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर का कोई फर्स्ट या लास्ट चैप्टर नहीं होता, लेकिन आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मतलब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ाने जा रहा हूँ, ताकि एक नॉलेज का जो फॉर्मेशन हो वो एक सीक्वेंस के साथ हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो लाइन आपको दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, मतलब वाक्य में वो कैसे काम करते हैं, उनका प्रयोग कैसा होता है, तो उसके अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है ना। और इनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये 8 भागों में इन्हें कैसे बांटा गया है, इन्हें 8 टाइप्स में कैसे डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग जो है ना इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रोनाउंस करने में इनको काफ़ी गलत सलत पढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे नाउन तो बिल्कुल ठीक है, नाउन को नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन को प्रोनाउन पढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे एडजेक्टिव इसको पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने सुना है मैक्सिमम लोग इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो डी है ना उसको हम लोग साइलेंट लेकर चलेंगे, डी को हम लोग स्पेल नहीं करेंगे। तो जब डी को आप साइलेंट कर दीजिएगा तो क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव, ठीक है। वैसे ही वर्ब नहीं होता है, क्या होता है? वर्ब होता है, वर्ब। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं प्रपोजिशन, कंजक्शन नहीं कंजंक्शन, और यहाँ पे इंटरजेक्शन नहीं पढ़ा जाता है, इसे इनरजेक्शन पढ़ा जाता है। यहाँ पे टी साइलेंट होता है ना, इनरजेक्शन। सो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, इसको समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड उसे आप देखते हुए ये आप नहीं बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, जब तक उसको हम लोग एक सेंटेंस में डालकर उसका यूज़ नहीं देख लेते। उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निर्धारित नहीं किया जा सकता है, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट ज़रा सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका लव है ना, वो यहाँ पे सब्जेक्ट आई का वर्ब है, सब्जेक्ट आई का वर्ब है। तो यहाँ पे लव हमारा क्या है? लव का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका वर्ब है। लेकिन सेकंड सेंटेंस जैसे ही आप देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है सी इज़ माई लव, वो मेरा प्यार है। तो यहाँ पे ये जो लव है, सी इज़ माई लव, यहाँ पे सी का, यहाँ पे शी इज़ माई लव, यहाँ पे इज़ जो सब्जेक्ट है उसका, इज़ जो वर्ब है उसका ये ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब यही लव फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा था, लेकिन यही वाला लव सेकंड सेंटेंस में एज ए नाउन का काम कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि लव या तो सिर्फ नाउन है या तो सिर्फ वर्ब है। इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा चेंज होते रहता है जब हम लोग सेंटेंस में उसे यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग। थर्ड सेंटेंस को देखो, दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन। अब यहाँ पे हमारा ट्रेन जो है ना वो नाउन है, और ट्रेन के पहले आकर उस नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड फास्ट है वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। अच्छा,
थर्ड सेंटेंस में हमने देखा कि फास्ट को हमने क्या कहा, एडजेक्टिव, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देख लिया कि फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। फोर्थ सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो, द बॉय रन्स फास्ट, यहाँ पे कह रहा है कि जो लड़का है ना वह तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे देखो, द बॉय रन्स फास्ट, लड़का कैसे दौड़ता है, तो लड़का तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे जो फास्ट था वो एडजेक्टिव ना होकर क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, क्योंकि यह वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। आप टेंशन मत लो, हम लोग जब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन इन सबको पढ़ेंगे तो ये नॉलेज आपको काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बस आपको इस वीडियो को देखते रहना है। कितने स्पीड पे, बस आप दोगुना स्पीड कर दो, है ना। ओके, अब हम आते हैं फिफ्थ सेंटेंस पे। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह कहाँ खेल रहा है, वह फील्ड में खेल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो इन है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रेपोजिशन है। उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रेपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर ये दो वर्ड्स को रिलेट करने का काम कर रहा है, प्लेइंग को और फील्ड को, है ना, कि वो खेल रहा है कहाँ पे, फील्ड में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप सिक्स सेंटेंस को देखो, यहाँ पे कह रहा है प्लीज कम इन, कि कृपया अंदर आ जाइए। अब यहाँ पे ये जो इन है प्रेपोजिशन ना होकर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में यूज के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। आया समझ में। तो ये होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल गेम, टोटल खेल, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस बच्चे का क्लियर हो जाएगा, जिस बच्चे का पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो ग्रामर में कहीं पे भी अटकने वाला नहीं है, और मैं वही करने जा रहा हूँ। आप लोगों को ग्रामर में एकदम दक्ष बनाने का काम है, एकदम आप लोग परफेक्ट हो जाइएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर शुरू होता है वो क्या है, हमारा नाउन है। मतलब अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके पढ़ेंगे, पहले नाउन को, फिर प्रोनाउन को, फिर एडजेक्टिव को, वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब यहाँ पे नाउन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना। इन एग्जाम्पल्स को पहले ध्यान से देखो। रामू इज अ फार्मर, कह रहा है रामू जो है एक किसान है। द काऊ गिव्स मिल्क, और जो अंडरलाइंड वर्ड्स है ना उनको ध्यान से देखना कि जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, नाउन्स हैं। रामू इज अ फार्मर, द काऊ गिव्स मिल्क, गाय जो होती है वो दूध देती है। इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया क्या है, एक देश है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है, एक किताब है। माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी, मेरे पिताजी है ना ईमानदारी में विश्वास करते हैं। आई कैन नॉट फॉरगेट हिज काइंडनेस, मैं उसकी काइंडनेस को, उसकी दयालुता को नहीं भूल सकता हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन 6 के 6 सेंटेंसेज में कुछ वर्ड्स आए गए हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, उनको मैंने अलग से क्लासीफाई कर दिया है। आपको इन सेंटेंसेस में वर्ड्स दिख रहे होंगे, जैसे रामू, फार्मर, फादर, ये क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन है। क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन है। आगे हम बढ़ते हैं तो हमें इन सेंटेंसेस में एक वर्ड देखने को मिलता है काऊ। तो काऊ क्या है, ये एक नेम ऑफ एन एनिमल है। क्या है, नेम ऑफ एन एनिमल है। ठीक है, आगे हमें और वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे मिल्क, बुक, टेबल, ये क्या होते हैं, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थिंग्स, ये क्या है, वस्तुओं के नाम है। ठीक है, आगे हमें वर्ड्स देखने को मिलता है इंडिया और कंट्री, तो ये क्या हो जाएंगे, नेम ऑफ ए प्लेस, ये जगह स्थान के नाम है। और हमें दो वर्ड्स और देखने को मिलते हैं, ऑनेस्टी और काइंडनेस, तो ये क्या है, नेम ऑफ ए थॉट और अ फीलिंग, विचार या भावना के नाम है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये सारे जो वर्ड्स जो अलग से क्लासिफाई किए गए ये सारे के सारे नाउन है। कहने का मतलब क्या हुआ, नाउन कौन हो सकता है, तो नाउन नेम ऑफ ए पर्सन हो सकता है, नाउन नेम ऑफ एन एनिमल हो सकता है, नाउन नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट या थिंग्स हो सकता है, नाउन एक प्लेस हो सकता है, और नाउन कोई फीलिंग या थॉट भी हो सकता है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हम आते हैं कहाँ पे, नाउन के डेफिनेशन पे। लोग पहले क्या करता है, पहले डेफिनेशन बता देता है फिर उसके बाद एग्जाम्पल देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रामर पढ़ते समय सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है, पहले एग्जाम्पल फिर उसके बाद डेफिनेशन। तो अब हम लोग नाउन को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। नाउन क्या है, आपका एक नाम है पर्सन का, जानवर का, जगह का, स्थान का, फीलिंग का, एहसास का और आइडिया का। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन बोल सकते हैं। और लास्ट वन हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ द नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन को हम लोग कितने प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, इनको हम देखेंगे। सो नाउन को हम लोग यहाँ पे टोटल 5 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। और फर्स्ट क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन। फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन इज मटेरियल और कॉन्क्रीट नाउन। देखो फोर्थ नाउन जो है ना, इसको या तो हम मटेरियल नाउन बोल सकते हैं या तो कॉन्क्रीट नाउन बोल सकते हैं, ठीक है, CONCRET, कॉन्क्रीट नाउन। और फिफ्थ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में जान लेते हैं कि प्रॉपर नाउन आखिर होता क्या है, ठीक है ना। ओके, सो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पे इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो पहले एग्जांपल दिया जाए और फिर इसका डेफिनेशन बताया जाए। प्रॉपर नाउन कह रहा है कि प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर नाम होता है किसी पर्टिकुलर आदमी का, किसी पर्टिकुलर जानवर का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का या किसी पर्टिकुलर थिंग का। जैसे राम, श्याम, गीता, इंडिया, पटना, मोती, लूसी, बाइबल, रामायण, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, होली, ईद, हिंदुस्तान टाइम्स एट्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ अपने आप में खास है ना। इसीलिए सारे के सारे क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। और एक और बात, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा अपर केस में होता है, मतलब कैपिटल होता है। तो अगर कहीं पे भी सेंटेंस में अगर एक प्रॉपर नाउन स्मॉल लेटर में लिखा हुआ मिले तो उसको आप तुरंत काट के क्या बनाओगे, कैपिटल लेटर में बनाओगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है, ठीक है। नाउ वी मूव टू कॉमन नाउन। अब हम लोग देखते हैं किसको, कॉमन नाउन को, कि कॉमन नाउन आखिर होता क्या है, ठीक है। सो अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यहाँ पे कह रहा है कि कॉमन नाउन आखिर होता क्या है, ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद हम लोग देख लेते हैं, है ना, हिंदी अनुवाद जरूरी है ना। कह रहा है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, है ना, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर, अगर खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो तो आपका वो तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर उसकी पूरी जाति या पूरी श्रेणी का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कॉमन नाउन कहते हैं लोग, है ना। कॉमन का अर्थ ही होता है शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। कॉमन का मतलब ये होता है जिसको बहुत सारे लोग शेयर करते हो, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग कॉमन नाउन बोलते हैं लोग। अब यहाँ पे एग्जांपल जरा देख लो। कह रहा है कि लीला इज अ प्रॉपर नाउन। लीला क्या है, एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि लीला एक लड़की का नाम है। सो लीला इज अ प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज अ कॉमन नाउन। अगर हम लीला कहते हैं तो सिर्फ उसी लड़की का बोध होगा जिसका नाम क्या है, लीला है। लेकिन मैं अगर गर्ल कहता हूं तो दुनिया की सारी लड़कियों का बोध हो जाएगा इससे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मनोज इज अ प्रॉपर नाउन। अगर मैं मनोज कहता हूं तो ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, सो ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं कहता हूं बॉय तो बॉय एक कॉमन नाउन हो जाएगा। वैसे ही पटना एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा लेकिन सिटी एक कॉमन नाउन। बिहार वैसे ही एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा लेकिन स्टेट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। मोती बिल्कुल वैसे प्रॉपर नाउन, लेकिन डॉग कहने से लोग अपने डॉग का नाम मोती रख सकता है ना। तो मोती कहने से प्रॉपर नाउन का बोध होता है लेकिन डॉग कहने से कॉमन नाउन का। इंडिया कहने से प्रॉपर नाउन का बोध होता है लेकिन कंट्री कहने से कॉमन नाउन का। इंडिया कहते हो तो सिर्फ इंडिया का बोध होता है, कंट्री कहते हो तो दुनिया की सारी कंट्रीज का बोध होता है। यमुना कहने से यमुना नदी सिर्फ यमुना की ही बात होती है, लेकिन रिवर कहने से दुनिया की सारी नदियों की बात होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। Now we move to collective noun. So a collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole. अब देखो इसको जरा ध्यान से समझ लेना, कलेक्टिव नाउन थोड़ा सा पेचीदा होता है। कहने का मतलब है कि जिस भी नाउन से एक ही तरह के, ध्यान से सुनना, जिस भी नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आया समझ में। जैसे एग्जांपल आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे क्लास है, क्राउड है, आर्मी है, टीम है, फैमिली, कमिटी, मॉब, पंच,
फ्लॉक एक्सेट्रा। अब देखो क्लास, तो क्लास में सारे स्टूडेंट्स होंगे। क्राउड, क्राउड में मतलब भीड़ होता है, सारे लोग होंगे वहाँ पे। आर्मी, तो आर्मी कहने से सैनिकों के एक समूह का बोध होता है ना। वैसे ही क्राउड कहने से व्यक्तियों के एक समूह का बोध होता है। वैसे ही टीम कहने से खिलाड़ियों के एक समूह का बोध होता है। फैमिली कहने से फैमिली मेंबर्स का बोध होता है। कमिटी कहने से कमिटी के लोगों का बोध होता है ना। वैसे ही एक ही प्रोफेशन के लोग जब एक साथ होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं लोग, ठीक है। नाउ वी मूव टू मटेरियल नाउन, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं लोग, कॉन्क्रीट नाउन भी बोल सकते हैं लोग। सो अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस। मटेरियल नाउन जो होता है ना, वो क्या होता है कि जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ, मतलब द्रव्य पदार्थ कहने का बोध होता है, उसे मापा या तौला जाता है, उसे काउंट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है मटेरियल नाउन को या तो हम माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं, लेकिन उसे हम गिन नहीं सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, मटेरियल नाउन कहते हैं लोग। अच्छा, मटेरियल नाउन को एक और तरीका से बोल सकते हैं कि जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। मतलब किसी ऐसे चीज़ को यूज़ करके कोई दूसरा चीज़ बनाया जाता है, तो जो चीज़ उसको यूज़ किया गया है बनाने में, वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। जैसे घर बनाने में ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, मटेरियल नाउन हो जाएंगी। लेकिन घर हमारा मटेरियल नाउन नहीं होगा, घर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आया समझ में? एग्जाम्पल देख लो, जैसे वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, इंक, शुगर, ऑयल, पेपर, घी, व्हीट, फ्लावर, ब्रेड, चॉक, मीट, सिल्वर, ब्रास, पर्ल्स, वूल एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपकी मटेरियल नाउन हो जाएंगे। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन सब का यूज़ करके कुछ ना कुछ बनाया ही जाता है ना। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नोट में क्या कहता है, वुड इज मटेरियल नाउन। वुड क्या है, एक मटेरियल नाउन है। बट चेयर, टेबल, बेंच, हाउस एक्सेट्रा विच आर मेड ऑफ वुड आर कॉमन नाउन। कहने का मतलब है वुड तो मटेरियल नाउन होता है, लेकिन इससे बना हुआ चेयर, टेबल, बेंच और जो घर होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे आ जाते हैं, कॉमन नाउन में आ जाते हैं। नाउ वी मूव टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर क्या होता है? देखो, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, ये ज़्यादातर डील करता है किसमें, फीलिंग्स के बारे में और थॉट के बारे में, है ना। तो जरा इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। An abstract noun is the name. An abstract noun is the name of some quality. An abstract noun is the name of some quality, state, feeling, or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch. कहने का मतलब है कि कोई गुण, कोई अवस्था, कोई विचार या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं लोग, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ना ही आप टच कर सकते हो, ना ही देख सकते हो। यू कैन जस्ट ओनली फील इट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं लोग, है ना। जैसे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता, डार्कनेस, अंधेरापन, फुलिशनेस, मूर्खता, ग्रेटनेस, महानता, सिकनेस, है ना। सिकनेस मीन्स क्या हो जाएगी, आपकी बीमारी, वीकनेस कमजोरी, रिचनेस आपकी जो अमीरी हो जाएगी, स्वीटनेस मिठास, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, विजडम, है ना, ब्यूटी सुंदरता, ट्रुथ सच्चाई, लाफ्टर मतलब हंसी, लव प्यार, स्लीप मीन्स नींद, डेथ मीन्स आपका मृत्यु होता है, यूथ मीन्स जवानी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, क्योंकि इसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक नोट यहाँ पे दिया गया है, द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब है आर्ट्स और साइंसेस के नाम को भी हम लोग कहाँ पे रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही रखते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री एट्सेट्रा, ये सारे के सारे कहाँ पे आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज यहाँ पे दिया गया आप लोगों के लिए, ये एक्सरसाइज आप बिल्कुल कर सकते हो, और कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एक्सरसाइज 1 क्या कह रहा है, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से आपको नाउन को चुनना है। से वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और आपको बताना है कि जो नाउन दिए गए हैं
वो या तो प्रॉपर हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं, कलेक्टिव है, मटेरियल है या एब्स्ट्रैक्ट है। आपको बताना है कि जो दिए गए नाउन है जो कि सेंटेंसेस में यूज़ किए गए हैं वो कौन सा नाउन है। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सोल्व भी कर दिया गया है। राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे कह रहा है राम जो है वो एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह एक इंसान का नाम है। वहीं कह रहा है कि बॉय, बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन है क्योंकि बॉय कहने से दुनिया के सारे लड़कों का बोध हो जाता है। तो यहाँ पे राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्लास कहने से क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि विद्यार्थियों के एक समूह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोग कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं लोग। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है सिंपैथी, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, कि जो हमदर्दी है ना वो सोने से भी ज़्यादा अच्छा है। अब देखो सिंपैथी अपने आप में क्या है, एक फीलिंग है, एक अनुभव है, एक एहसास है। इसको आप ना ही देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो, तो ये अपने आप में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। बट जहाँ तक गोल्ड की बात है तो गोल्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग मेज़र कर सकते हैं, लोग इसे माप सकते हैं लोग, है ना। और गोल्ड को यूज़ करके ज्वेलरीज बनाई जा सकती हैं, आभूषण बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मटीरियल नाउन हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चंस हैं 1 to 10 आपको दिख रहा होगा, नहीं देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट से लेकर 10 तक, और फिर यहाँ पे 11 से लेकर 20 तक, है ना। आपको यहाँ से पिक आउट कर लेना है ना, कि आपको बताना है कि जो यूज़ किए गए नाउन्स हैं वो कौन से हैं। अच्छा एक्सरसाइज 2 को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स पिक आउट द नाउन दैट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन्स फ्रॉम द रेस्ट। कह रहा है कि कुछ नाउन्स के नाम दिए गए हैं, है ना। उसमें जो है ना सारे के सारे एक ही क्लास के हैं, लेकिन एक ऐसा नाउन है जो कि डिफरेंट क्लास का है, डिफरेंट ग्रुप का है, और उसी को आपको छांट करके लिखना है। एग्जाम्पल 2 ठो दिया गया है, जैसे कह रहा है गोल्ड, राइस, घी, मैंगो और सैंड। अगर आप देखो तो गोल्ड को आप ना काउंट नहीं कर सकते हो, राइस को नहीं काउंट कर सकते हो, घी को नहीं काउंट कर सकते हो, और सैंड को भी काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, आपके मटीरियल नाउन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, मटीरियल नाउन में आ जाते हैं। लेकिन जो मैंगो है इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आपके कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन बाकी चारों से डिफरेंट कौन है, आपका मैंगो है। उसी तरह आपको फादर, ब्रदर, फैमिली, सन और फ्रेंड, इसमें आपको फैमिली जो है ना वो सबसे अलग दिख रहा होगा, क्योंकि फैमिली अपने आप में कलेक्टिव नाउन होता है। फैमिली अपने आप में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे फादर, ब्रदर, सन, फ्रेंड ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आपको देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना, फर्स्ट से लेकर 20 तक, है ना। तो यहाँ से आपको करना है फर्स्ट से लेकर 10 तक और फिर 10 से लेकर 20 तक। तो 2 एक्सरसाइज आपको दिए गए हैं, आप इसको सोल्व कीजिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, है ना। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। मिलते हैं कल इसके नए सेशन के साथ, जहाँ पे हम लोग किसको देखेंगे, हम लोग प्रोनाउन को पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि नहीं, अभी नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन को भी देखना होगा कि नाउन को मॉडर्न तरीके से कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते भी होंगे प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय।